हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो सबसे पहले हम यहां पर एक समरूप विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र से आशय हमारा ऐसे विद्युत क्षेत्र से है जिसका परिमाण और दिशा इस स्पेस में हर जगह समान हो। जैसे यहां अगर विद्युत क्षेत्र 10 न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता का है और इधर है, तो अगले बिंदु पर भी तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है और इसी दिशा में ही है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र हमने माना है, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, याद रखिएगा। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में हम एक द्विध्रुव मान लेते हैं। तो द्विध्रुव के लिए आपने यहां एक बिंदु आवेश मान लिया -q, यहां कहीं आपने दूसरा बिंदु आवेश मान लिया +q। इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो आपने मान ली 2a। ये सारी बातें हम द्विध्रुव के लिए पहले सीख चुके हैं। इस द्विध्रुव पर देखा जाए तो q आवेश पर जो वैद्युत बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, यानी कि QE बल इस तरफ लगेगा, और इस ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा क्षेत्र की उल्टी दिशा में, यानी कि इस पे QE परिमाण का बल इस तरफ लगेगा। तो QE और QE ये नेट बल तो निरस्त हो गया। तो यानी कि द्विध्रुव पर समरूप विद्युत क्षेत्र में परिणामी बल तो शून्य होगा। आपने विद्युत क्षेत्र की दिशा और P सदिश की दिशा जो कि माइनस से प्लस की तरफ ऐसे होती है, इनके मध्य का कोण मान लीजिए आपने थीटा मान रखा है। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक बलाघूर्ण कार्य करेगा जो इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने की कोशिश करेगा। अगर आपने कोई और अन्य बाह्य बलाघूर्ण नहीं लगाया तो ये वैद्युत द्विध्रुव तेजी से विद्युत क्षेत्र की दिशा में खुद को संरेखित करने का प्रयास करेगा। अगर हम एक बाह्य बलाघूर्ण ऐसा लगा दें जो इसको धीरे 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 जाने दे, तो बाह्य बलाघूर्ण कुछ कार्य करेगा और बाह्य बलाघूर्ण द्वारा किया गया कार्य जो होगा वही इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो चलिए इस बात को सीख लेते हैं। बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य बराबर आप लिखेंगे टाउ थीटा डी थीटा, और मान लीजिए थीटा इनिशियल से लेके थीटा फाइनल तक इस द्विध्रुव का कोण बदलता है। देखिए जो बलाघूर्ण है वो थीटा का फंक्शन है, क्योंकि हम पहले द्विध्रुव वाले वीडियो में देख चुके हैं कि टाउ बराबर पीई साइन थीटा हुआ करता था, जहां थीटा था आपके P सदिश और E सदिश के मध्य कोण, है ना। अब अलग अलग थीटा पर टॉर्क भी अलग अलग आएगा। तो टाउ इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, टाउ जो है वो थीटा का फलन है, और कार्य लाने के लिए आपको समाकलन करना पड़ेगा क्योंकि बलाघूर्ण यानी कि टॉर्क बार बार बदल रहा है। अच्छा, अब इसमें मान रखना शुरू करते हैं। टाउ की जगह क्या रख दें भाई? टाउ की जगह आप रख दीजिए पीई साइन थीटा, यहां पड़ा था डी थीटा, और लिमिट थी थीटा प्रारंभिक से थीटा अंतिम, यानी कि थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। इसमें इस द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण P नियत है, समरूप विद्युत क्षेत्र का परिमाण E भी नियत है। तो नियतांक हम समाकलन से ले रहे हैं बाहर, तो PE तो बाहर आ गया। अब बचा ये समाकलन, साइन थीटा का समाकलन आपको याद है क्या आता था? शाबाश, हम यहां लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा, और जिसकी सीमाएं हैं थीटा इनिशियल से लेके थीटा फाइनल तक। अब हल कर लेते हैं। तो PE सबसे पहले ऊपरी सीमा रखेंगे हम इसमें, तो यहां आएगा माइनस कॉस थीटा फाइनल माइनस, अब यहां निम्न सीमा रखेंगे तो आएगा माइनस कॉस थीटा इनिशियल। सहमत है इस बात से? अच्छा, अब ये माइनस और ये माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बाह्य बलाघूर्ण द्वारा किया गया कार्य आ चुका है। आप ये कार्य लिखने वाले हैं PE और ब्रैकेट कॉस थीटा इनिशियल, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है, कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। सहमत इस बात से?
अच्छा, हम एक और सूत्र जानते थे, u बराबर माइनस पी सदिश डॉट ई सदिश या बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। ये u स्थितिज ऊर्जा हुआ करती थी समरूप विद्युत क्षेत्र में इस द्विध्रुव की। तो यहां जहां पीई कॉस थीटा फाइनल है, पीई कॉस थीटा इनिशियल है, क्या हम इसकी जगह ये u भी ला सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम सूत्र एक और तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए, माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल, इसकी जगह लिखा जा सकता है u फाइनल, और यहां बचा u इनिशियल। ये रहा एनसीईआरटी का एक शानदार एग्जाम्पल। किसी पदार्थ के एक अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान इतना दे रखा है, 10 की घात -29 कूलाम मीटर, और ये स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस पदार्थ में रहना ही रहना है ना, चाहे जो हो जाए। अब इस पदार्थ को किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। समरूप इसलिए बोल रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर बिंदु पर समान है और दिशा भी समान है। अच्छा, जैसे ही आप किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो द्विध्रुव खुद को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। अब अचानक से क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री कोण से बदल दी गई, तो द्विध्रुव फिर से खुद को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा, और इस प्रयास में द्विध्रुव की ऊर्जा की कुछ हानि होगी। वही ऊर्जा आपको ऊष्मा के रूप में मिलने वाली है। गणना को सरल बनाने के लिए नमूने का 100% ध्रुवण मानना है। 100% ध्रुवण का यह मतलब है कि ये जो 1 मोल पदार्थ दिया गया, इसमें 100% ध्रुवण है, यानी कि 1 मोल पदार्थ के प्रत्येक अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना ही लेना है। उस 1 मोल पदार्थ के सारे अणु ध्रुवित मानने हैं। ठीक है, चलिए गणना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं निकालना चाहूंगा u इनिशियल स्थिति, यानी कि प्रारंभिक स्थिति में इस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो यह सूत्र हुआ करता था माइनस पी कॉस थीटा इनिशियल। हम मान रखना शुरू करते हैं, माइनस तो बाहर पड़ा रहा, p लिखना है। तो एक अणु का तो इतना है 10 की घात -29, लेकिन अणु एक थोड़ी न है। 1 मोल के अंदर कुल अणु है 6 × 10 की घात 23 अवोगाद्रो संख्या। एक अणु का इतना तो 6 × 10 की घात 23 अणुओं का पी इतना आ जाएगा। ये हमने पी लिख लिया है। अब हम मान रखते हैं ई का। ई हमें पहले से दे रखा है 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर, ये लिख दिया ई। अब थीटा का मान लिखना है तो एक बार के लिए आप इसको cos 0 डिग्री ले लें। पहले जब आपने विद्युत क्षेत्र शुरू में लगाया था तो ये सारे द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो चुके थे शुरुआत में। बाद में आपने अचानक से क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री कोण से बदली थी। ठीक है, तो u इनिशियल आपको 0 लेना है। आइए गणना करते हैं। 10 की घात एक बार ढंग से देख लेते हैं सबसे पहले तो अपन। तो 10 की घात देखें तो यहां 10 की घात 6 और यहां 10 की घात 23, 10 की घात 23 और 6 मिलके 10 की घात 29 हो गई। क्योंकि अगर आधार सेम हो और राशियां गुणा में हो तो उनकी ऊपर की घातें जुड़ती है। तो 10 की घात 29 धनात्मक है और 10 की घात 29 यहां ऋणात्मक है, तो ये तो निरस्त कर देंगे। ठीक है, cos 0 डिग्री का मान हम कितना लेते हैं 1, यानी कि यहां उत्तर बचा कितना मेरे पास -6 जूल। ये cos 0 डिग्री का मान 1 हुआ करता है। अब ज्ञात करते हैं इसकी अंतिम स्थितिज ऊर्जा। नई स्थिति में स्थितिज ऊर्जा u फाइनल इज इक्वल टू मैं लिख दूं -pe cos थीटा फाइनल। माइनस चिन्ह तो सूत्र के कारण बाहर पड़ा रहा। p तो वही है जो हमने पहले लिखा था, तो इसको एज इट एज यहां ले आते हैं। p तो उतना ही रहा ना, p थोड़ी ना बदला है, क्योंकि p तो स्थायी दे रखा है, ये मान इसका हमेशा नियत है। अच्छा, e भी तो उतना ही रहा, ई भी तो समरूप है, ये भी नहीं बदला है, यानी कि ये मान भी ऐसा का ऐसा ही ले आते हैं। अब मान रखते हैं अपन cos 60 डिग्री। अंतिम स्थिति में P सदिश व E सदिश के मध्य का कोण हो गया था 60 डिग्री। यहां सवाल ने बोला ये 60 डिग्री वाला मान।
गणना कर लेते हैं। cos 60 डिग्री हम सब जानते हैं कितना होता है, 1/2। अब 10 की घातों की फिर वही गणना, यहां 10 की घात 29 धनात्मक और 10 की घात 29 ऋणात्मक, ये तो गया। 6 इंटू 1/2 यानी कि बचा 3। तो यहां का उत्तर मुझे लिखना चाहिए -3 जूल। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। भौतिक विज्ञान में जब कभी भी परिवर्तन ज्ञात करते हैं तो वो हमेशा आता है प्रारंभिक मान माइनस अंतिम मान। याद रखिएगा ये बात। प्रारंभिक ऊर्जा थी -6 जूल, अंतिम ऊर्जा थी -3 जूल। सहमत है इस बात से? यानी कि आया कितना उत्तर आपके पास, इस बार आपके पास उत्तर आया -3 जूल। भाई ये -6 जूल प्लस का 3 जूल, जो बचा -3 जूल। आप देखिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ऋणात्मक आया है। परिवर्तन ऋणात्मक आने का मतलब वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा 3 जूल कम हो गई है। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा 3 जूल कम हुई, वही 3 जूल ऊर्जा आपको ऊष्मा के रूप में यहां मिलने वाली है। यानी कि ऊष्मा ऊर्जा का उत्तर आएगा धनात्मक 3 जूल। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। इस पदार्थ की जो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा थी वो 3 जूल घटी है, तो ऊष्मा के रूप में आपको 3 जूल मिल जाएगी। आई ये बात समझ में? कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि ऊष्मा आई क्यों, तो वो मैं समझा देता हूं। मान लीजिए कि P सदिश ऐसे था और जब आपने शुरू में विद्युत क्षेत्र लगा रखा है तो वो E सदिश इसी दिशा में है, P सदिश और E सदिश समान दिशा में है। फिर अचानक से आपने P सदिश और E सदिश के मध्य का कोण बदल दिया है। P सदिश तो मान लीजिए ऐसा पड़ा रहा और E सदिश मान लीजिए आपने ऐसा दिखाया। इनके मध्य का कोण अब 60 डिग्री हो गया। हमें एक बात पता है, P सदिश स्वयं को E सदिश की दिशा में लाने का भरपूर प्रयास करता है। तो जब ये द्विध्रुव इधर घूमने की कोशिश करेगा तो आपस में टकराएंगी चीजें, खूब सारे अणु हैं, तो उस टक्कर के कारण यहां ऊष्मा मिलती है। ठीक है।